नमस्कार फ्रेंड्स, द हिमालयन डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है जोशीमठ औली रोपवे के बारे में। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ रोपवे के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले औली के ऊपर मेरी 2 वीडियोस जरूर देखी होंगी, जिसमें कि पार्ट 1 डेडिकेटेड था पूरी जर्नी औली तक की, रास्ते के क्या क्या पड़ाव पड़ते हैं, कहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, पंचप्रयाग वगैरह सब उसमें कवर था। और पार्ट 2 डेडिकेटेड था औली में कहाँ रहा जाए, क्या किया जाए, कैसे कैसे कहाँ घूमा जाए, और पूरा आसपास की पूरी जानकारी उसमें कवर करी गई थी। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो अभी के अभी देखिए। तो दोस्तों, आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। जोशीमठ औली रोपवे भारत की सबसे लंबी रोपवे है, जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। ये लंबाई ट्रेवल करने में हमें रोपवे के द्वारा लगते हैं लगभग 22 से 25 मिनट। इन 25 मिनटों में आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलते हैं, क्योंकि एक तो ये एलिवेटेड टावरों के ऊपर से होते हुए जाती है और दूसरी ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। इसकी एवरेज स्पीड जो बताते हैं वो है 3 मीटर पर सेकंड, यानी आपको हर एक नज़ारा तसल्ली से आराम से नज़र आता है। जोशीमठ से रोपवे बोर्ड करते ही आपको सबसे पहले जोशीमठ का पूरा एरियल व्यू, मार्केट, वहाँ के मकान, सीढ़ीदार खेत और दूर पहाड़ियों पर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हल्की हल्की नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने यह यात्रा जनवरी 2020 में करी थी, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ था, तो इस जोशीमठ के एरिया में हल्की हल्की हमें स्नो की पैचेस दिखाई दे रही थी। एक बोर्डिंग स्टेशन और एक टर्मिनेटिंग स्टेशन के अलावा पूरे रास्ते में 10 टावर हैं, जिनके ऊपर से होकर यह जोशीमठ औली रोपवे जाती है। सबसे निचला टावर 1906 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि सबसे ऊंचा टावर यानी टावर नंबर 10 3016 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पूरी जर्नी में आप लगभग 1110 मीटर की हाइट गेन करते हैं। 1000 मीटर की यह हाइट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जोशीमठ का मार्केट, जहाँ पे कि बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, और टावर नंबर 10 में बर्फ़ की एक मोटी चादर बिछी रहती है। एक बार रोपवे को बोर्ड करने के बाद में रोपवे स्ट्रेटवे जाके टावर नंबर 8 पे रुकती है। टावर नंबर 8 को इंटरमीडिएट बोर्डिंग स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को उतरने की अनुमति होती है जो लोग GMVN के औली रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी सारे यात्री सीधा टावर नंबर 10 के बाद में स्थित डी बोर्डिंग स्टेशन पर ही उतरते हैं। औली जोशीमठ रोपवे का संचालन GMVN द्वारा किया जाता है। GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार की एक वेंचर है। इस रोपवे का ऑपरेटिंग टाइम भी अलग अलग होता है, जो कि समर्स और विंटर में बदलता रहता है। समर सीजन में दिन बड़े होने के कारण लगभग 25 से 26 ट्रिप लग जाते हैं, जबकि विंटर्स में केवल 17 ट्रिप ही लग पाते हैं। आप अपने हिसाब से ट्रिप का टाइमिंग बुक कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और अगर पीक सीज़न होता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से या अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रिप नहीं मिल पाता है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपना डिज़ायर टाइमिंग के हिसाब से ट्रिप करना चाहते हैं तो बुकिंग काउंटर खुलते ही जाके अपनी बुकिंग करवा लीजिए। तो आइए बात करते हैं इस ट्रिप के टिकट की। तो जोशीमठ से औली रोपवे के थ्रू जाने के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जो कि बोथ साइड के लिए मान्य होता है। यानी आप इस टिकट पे ऊपर जा भी सकते हैं और वहाँ से नीचे वापसी भी कर सकते हैं।
पर यहाँ पे पॉइंट करने वाली चीज़ यह है कि यह टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब एक बार आप जब टावर नंबर 10 पे यानी डी बोर्ड स्टेशन पे उतर जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे ओली के पूरे एरिया पे सिर्फ 3 घंटे के लिए घूम सकते हैं। उसके बाद आपको वापस बोर्ड करके नीचे आना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोपवे का एक टाइम टेबल होता है, तो आपको कब जाना है और आपको कब वहाँ से वापसी करनी है, ये सारी चीज़ें आपके टिकट के पीछे प्रिंट कर दी जाती हैं। इस पूरे रोपवे में सिर्फ 2 ही कैबिन हैं, जिसमें कि एक कैबिन ऊपर जाता है और साइमल्टेनियसली दूसरा कैबिन नीचे आता रहता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। इस एक कैबिन की कैपेसिटी 25 पर्सन है और एक ऑपरेटर है, यानी कुल मिला के 26 लोग ही इस कैबिन में या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। टावर नंबर 6 के बाद में ट्री लाइन खत्म हो जाती है और उसके बाद में सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इसके साथ साथ हमें कुछ दूरी पर ऊंचे पहाड़ों के बीच में से नंदा देवी पर्वत भी दिखाई देता है। जैसे जैसे हम टावर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, हमें अपनी रोपवे के पैरेलल चेयर लिफ्ट भी रन करती हुई दिखाई देती है। टावर नंबर 8 से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है, जो कि ओली के GMVN गेस्ट हाउस तक जाती है। टावर नंबर 8 पर रुकने के बाद में और कुछ यात्रियों को उतारने के बाद में रोपवे आगे टावर नंबर 9 और 10 की तरफ बढ़ती है। डी बोर्डिंग स्टेशन पर उतरने के बाद में वहाँ पर अगली ट्रिप के लिए अनाउंसमेंट होता रहता है और नेक्स्ट 25 जो पैसेंजर होते हैं वो यहाँ पर रोपवे बोर्ड करते हैं और वापस जोशीमठ की तरफ प्रस्थान करते हैं। डी बोर्डिंग स्टेशन में उतरने के बाद में हमारे पास में पूरा घूमने के लिए और साइट सीइंग करने के लिए 3 घंटे का समय होता है, परंतु यह 3 घंटे ओली के नज़ारे देखते हुए, स्कीइंग करते हुए और बर्फ़ में खेलते हुए कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। यहाँ से 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू हिमालय का बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जोशीमठ ओली रोपवे की ये जानकारी जो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी और आप इसको फॉलो करके अपने नेक्स्ट आने वाले ट्रिप को बहुत ईज़ के साथ में कंप्लीट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। इसी के साथ में वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने घुमक्कड़ दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.